तो आ चुके इस नए लेक्चर के साथ वापिस। तो आज अपनी इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड एक दो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा जो कि आपको समझ में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी ठीक है, बोल रखा है कि कॉपर स्फीयर हैज 2 × 10⁻22 एटम्स। ठीक है, एक कॉपर स्फीयर है, ठीक है, कॉपर का स्फीयर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 × 10⁻22 and the charge on each atom is 29 की। ठीक है, हर एक एटम पे चार्ज कितना है? 29 ई। तो बोल रखा है कि what fraction must be removed from the sphere to give it a charge of +2 microcoulomb। इसको +2 microcoulomb चार्ज लेना है। ठीक है, अच्छा, 1 माइक्रो को क्या लिख सकते हैं? 1 माइक्रो को कन्वर्जन करेगा 1 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, लिख दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको आराम से, फिर समझेंगे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर चार्ज है ना, लेट्स सपोज वी हैव अ कॉपर एटम, हर एक एटम में से खाली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को ही निकालने का अपने बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली नॉक ऑफ हो जाते हैं अपनी ऑर्बिट में। जैसे हम लोग के पास एक एटम है, ठीक है, तो बार बार एक ही चीज पढ़े हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है बहुत टाइटली बाउंड रहता है। ठीक है, क्या बंधा हुआ है, बहुत टाइटली बंधा हुआ है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इन दोनों में इतना ज्यादा मतलब पैक रहते हैं इतनी छोटे स्पेस में कि इनको तोड़ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, और वो जो है हमें न्यूक्लियर फिजिक्स की ओर ले चलता है, इसकी स्टडी को। लेकिन इन सब केसेस में अपने खाली इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन देंगे या कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका पुराना नाम था, इन दोनों की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाना बड़ा ही आसान है। कुछ एनर्जी रेडिएशन दी, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दो तो ये नॉक ऑफ हो जाता है, बाहर आ जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉपर प्लस होता है। ठीक है, मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से एक पॉजिटिव चार्ज आया, उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या आएगा? कॉपर +2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर +2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए -e, ठीक है, अब +2 किए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मतलब क्या हुआ? ये कॉपर बन जाएगा वापिस। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें क्या होगा? कॉपर बन जाएगा, कॉपर +1 बन जाएगा वापिस से। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें एक चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज कम होगा और एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, आपको इतना समझना है एंड इसी को समझ के आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, क्या बोले कि अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है, और किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है,
इतना बात समझ में है। तो अगर 2 माइक्रोकूलम इसको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो इसमें से 2 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब अपने को बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव। देखो हम लोग को यहाँ पे चार्ज रिमूव करने नहीं बोला है, अपने को बोला है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कि ये इतना चार्ज निकल जाएगा। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच एटम इज 29 E। ईच एटम है कि न्यूक्लियस है? द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, ठीक है, न्यूक्लियस का, ठीक है, ईच एटम, ईच न्यूक्लियस। अच्छा, आपको पता है ना कि एक न्यूक्लियस में जो भी चार्ज रहता है वो प्रोटॉन के कारण रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, चार्ज किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण है। तो अगर उसमें 29 E इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं, इसका मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 29। अपने पहले पढ़े थे ना, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या बताता है? कितना नंबर ऑफ, या फिर मैग्नीट्यूड स्लैश नंबर, ठीक है। एन क्या बताता है? या तो नंबर या तो मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड या नंबर। तो 29 E का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है और 29 पॉजिटिव चार्जेस है। और E क्या है? हम लोग पढ़े थे ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें पता चल गया टोटल प्रोटॉन्स कितना है। टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 29, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 29 ही होंगे ना। जितना प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रल एटम में, उतना ही तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया कि एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, और जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया अपने को, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक एटम में बोला है ना, तो हर एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर स्फीयर, वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 का पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 29। अच्छा, एक एक एटम में इतना चार्ज है, इतना एक एटम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कॉपर में कितना होगा? इतना होगा ना, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉपर स्फीयर इतना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को ये निकालना है कि ये चार्ज कितना है। पहले ये चार्ज को कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा ही यूनिट में। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये अपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। अच्छा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब अपने को बेसिकली निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ये चार्ज दे हम लोग को। मतलब हम लोग को अगर इसको +2 माइक्रोकूलम डालना है तो इसका मतलब इसमें से -2 माइक्रोकूलम निकालना पड़ेगा ना। 2 माइक्रोकूलम निकालना पड़ेगा, तभी तो +2 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज इंक्रीज होगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये इतना कूलम चार्ज है इसमें, ठीक है, ये इतना कूलम चार्ज है। अच्छा, अगर एक कूलम कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसमें यूनिटरी मेथड निकालते हैं। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ठीक है। साइन के ऊपर मत जाइए, साइन तो बस आप देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेन कैलकुलेशन तो ये है ना,
1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो एक कूलम मतलब कितना हो गया? 1/1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। उसी तरीके से ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा ये। और उसी तरीके से 2 into 10 का पावर माइनस 6 कूलम चार्ज क्या आएगा? 2 into 10 का पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये अपने पास पता चल गया कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग को निकालना है। ये सिंपल यूनिटरी मेथड लिखा है। देखिए अब हम लोग को इसमें क्या करना था, बेसिकली यहाँ बोला कि हम लोग को इस कॉपर स्फीयर को +2 माइक्रोकूलम चार्ज देना है, और अपने को पता है कि एक बॉडी को प्लस ऐसे ही तो नहीं दे सकते। अगर प्लस देना है तो उसमें से उतना ही नेगेटिव चार्ज निकालना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज उतना ही निकालना है तो -2 माइक्रोकूलम निकालेंगे। तो अपने ये देखे कि ये जो चार्ज था ये कितना अमाउंट का चार्ज हो रखा था। अच्छा, या तो अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आया ना, तो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, Q इक्वल टू NE, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। प्लस माइनस अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये चार्ज कितना है? 2 into 10 का पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होता ही है इंटू N, तो यहां से N निकल जाएगा। N इक्वल टू 2 into 10 का पावर माइनस 6 बाय 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वो भी बात ठीक है। हम लोग को बेसिकली इसमें से क्या करना था कि -2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज निकालना था, ठीक है। लेकिन अपने पहले कैलकुलेट कर लिए कि इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, सॉरी, हम लोग पहले निकाल लिए ना कि कॉपर में इतना टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से इतना इसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा हूँ यूनिटरी मेथड को, अगर ये आपको नहीं समझ में आया। वैसे जो निकालना होता है वो हमेशा राइट साइड में रखते हैं यूनिटरी मेथड में, ठीक है। तब चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो रखा है। तो ये पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव, ठीक है। ठीक है, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड है। तो अब निकाल दो, माइनस कर दो। सो अपने को वैसे बोला क्या है? बोल रखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड टू गेट दिस। अच्छा, हम लोग को तो खाली फ्रैक्शन दिखा है ना। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट, एक सेकंड, कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं, एक सेकंड। तो ये आएगा आपका 5.8, ये जो हमारी वैल्यू है 5.8 इंटू 10 का पावर 23 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर 13, ठीक है। ये आ जाएगा। अच्छा, अब अपने को पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन, देखिए मैं ध्यान से लिख रहा हूं तो आपको कभी गलती नहीं होगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, और कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अपने को जैसी फ्रैक्शन बोला, फ्रैक्शन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है। जब भी फ्रैक्शन बोलते हैं ना, फ्रैक्शन जब भी बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा ये जो पूछा है डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या हो जाएगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रैक्शन हम लोग को बोला है, फ्रैक्शन ऑफ ये, तो ये ऊपर रहेगा एंड ये नीचे में उसका टोटल जितने भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात की तो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लिखे, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या सिंपली इसको पुट करना है, डिवाइडेड बाय 5.8 10 का पावर 23। मैं एक सेकंड में कैलकुलेटर लाता हूँ। ये कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आपके सामने निकालेंगे। तो ये आ रहा है 2.1 इंटू 10 पावर -11, ठीक है। तो 2.16 इंटू 10 का पावर -11, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो नीचे लिखिए कमेंट में, आपको पढ़ के आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा हम बता देंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि एक बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज नहीं निकाला जा सकता, ना ही ऐड किया जा सकता है, ठीक है। किसी प्रोटॉन को अपने हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की मदद से अपने उसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज निकालना है। अगर एक बॉडी में, ये याद रखिएगा, अगर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है तो नेगेटिव चार्ज उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज निकालना है, और अगर एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज देना है तो उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देना है, ठीक है। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। इलेक्ट्रॉन्स तो दे सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को नहीं ऐड किया जा सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जी में टूटता है, और वो टूटता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है, तो अपने को वो करना ही नहीं है। सिंपली अपने को क्या करना है, अगर नेगेटिव चार्ज बोला है, अगर मान लीजिए बोला होता है कि -2 माइक्रोकूलम चार्ज देना है, तब सिंपली आप क्या करते हैं, चार्ज निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाला, इलेक्ट्रॉन्स निकाला, डाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, ठीक है। उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं ना। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन चाहता है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर यही बोल देता +2 माइक्रोकूलम देना है, तो जब भी किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसमें से उतना ही नेगेटिव चार्ज निकाल देने से उस बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और अगर नहीं समझ में आती है तो आप लिख दीजिए नीचे कमेंट में, जरूर आपका कमेंट पढ़ेंगे, देखा जाएगा क्या डाउट हो रखा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था ना, वो अपने कौन सा मतलब कौन सी जगह से किए थे, वो आप नीचे जरूर लिखिएगा, पॉज करके जरूर सोचिएगा कि हम लोगों ने किस सेक्शन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने किया था, ठीक है। वो फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया था, Q = NE, तो उससे सॉल्व किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है कि 3 metallic spheres XYZ have charges 10, -10, 10 are got in such a contact that the charges on each A become 3, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया वो स्क्रीन में। बोल रखा है कि एक क्लोज सिस्टम था, ठीक है, उसमें 3 चार्ज था, A, B एंड C, ठीक है, और हर एक पे चार्ज कितना था, इसमें था 10 कूलम, इसमें -10 कूलम और इसमें 10 कूलम। अब इस सेम सिस्टम में क्या किया गया है
ठीक है। अच्छा एक्स वाई जेड है, चलिए एक्स वाई जेड लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इस सेम सिचुएशन में आपने क्या किया कि उनको ऐसा कांटेक्ट में ले आया गया कि तीन चार्जेस पे जो नया चार्ज है वो है 3 कूलम एंड x कूलम। ठीक है, x कूलम नहीं a कूलम मान लेते क्योंकि x पहले से ही है, a कूलम आपको आसानी से समझ में आएगी। सो बोल रखा है कि z पे चार्ज क्या होगा, तो आप जल्दी से पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ा के बोलिए कि ये यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। आपको बड़े ही ध्यान बहुत आराम से समझाया था कि ये किसका प्रॉब्लम है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये सोचना है कि ये एक्चुअल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके किया जा सकता है। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको शायद। ठीक है, कीजिए पॉज कीजिए, अब इसको बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, हम लोग को पता है कि चार्ज इन द यूनिवर्स इज कंजर्व, या फिर चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, मतलब जो टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, चाहे ये सिस्टम हो, इस सिस्टम में कुछ भी हेराफेरी किया गया है तीन चार्जेस के साथ, दोनों का सम ऑफ चार्जेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्यू टोटल लिखते हैं, क्यू टोटल इनिशियल कितना होगा 10 माइनस 10 प्लस 10, कितना होगा 10 माइनस 10 प्लस 10। अब ये मत बोलना कि सर माइनस तो अलाउड नहीं है, ये तो माइनस का आप लगा दिए, कैसे, ये बाबू ये है। ठीक है, इतना बात समझ जाओ। हम लोग किए थे ना प्रोटॉन प्लस ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन, एक तो किए थे, तो ये वही का है। तो ये टोटल आ गया ना 10 कूलम्स। अच्छा इधर में क्यू टोटल फाइनल कितना होगा, इनिशियल 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ए मान लिए कुछ भी वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ए कूलम्स। कूलम्स को लिखना मत भूलिएगा, बोर्ड्स में मार्क्स काट लेता है, एक मार्क्स कट जाएगा अगर आप कोई भी सिंबल नहीं देंगे या फिर यूनिट नहीं देंगे। तो ये आ गया। अब सिंस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम some total charge is conserved, therefore q total initial equal to q total फाइनल। ठीक है, ऐसे ही आपका लिख देना। और सिंस का तो आपको साइन पता है ना, ये देयरफॉर, ये हो गया देयरफॉर एंड ये हो गया सिंस। ठीक है, दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, तो ये आप देख लीजिएगा। इसकी जगह मैं ये भी यूज कर सकता था लेकिन किया नहीं अभी। ठीक है, ये धीरे धीरे आप जब भी इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे तब आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, क्यू टोटल इनिशियल इक्वल टू क्यू टोटल फाइनल। तो सिंपल ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया ना, 10 कूलम इक्वल टू 6 प्लस ए, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 कूलम, जो कि आपका आंसर है। मतलब जेड पे क्या चार्ज होना चाहिए 4 कूलम, तभी तभी ये सिस्टम जो है इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा वो दिया जाएगा, एक तो चार्ट वार्ट दे दिया जाएगा, उसको पढ़िएगा, उसमें चार्जिंग कैसे होता है वो पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो किसी ज्यादा काम का है नहीं कुछ। ठीक है, बस मैं आपको एक तो चार्जिंग बता देता हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो हम ध्यान से देख लीजिएगा तो वो उसी से हो जाएगा। और बाकी तो आसान है, जो बचपन में पढ़े, कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाय व्हाटएवर, बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 से 4 मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आया आइसोलेटेड सिस्टम वाला, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, देखिए आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया जा रहा है, पूरा अच्छा लेवल पे पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हम लोग को भी वो सब दें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन है हम लोग की लिस्ट में? जी हाँ, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। Two identical charge masses have mass m and charge q separated by a distance x apart. Determine the charge by mass ratio of if the system is in equilibrium given the gravitational constant is g. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सीधा दे देता हूँ। दो चार्जेस हैं, सेम चार्ज हैं, ठीक है, d डिस्टेंस अपार्ट पे है, ठीक है, ये चार्जेस q है, ये q है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा g है। और दोनों में देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, आपको चार्ज फाइंड क्या करना है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, ठीक है, सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आपके लिए सॉल्व करना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कैसी है। क्या दे रखा है कि दो चार्जेस हैं जो d डिस्टेंस अपार्ट है, उनमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दे रखा है, और जैसे ही ये चीज दिया है इसका मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, एंड आपको फाइनली चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है जो कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखेगा। ये क्वेश्चन को जरूर एकदम ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप क्वेश्चन नहीं ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी आगे फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए। तो पूरा दम लगा दीजिए, दम खम लगा दीजिए, एकदम ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं करता हूँ अब क्वेश्चन को, पॉज कर लीजिए वीडियो को, अब क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बोल रखा है कि दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, मास भी दोनों का सेम था, मास m, ठीक है, मास दोनों का सेम था, सेम मासेस था m और n, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल चार्जेस having mass m and charge q are separated by a distance d apart. Determine the charge by mass ratio if the system in the equilibrium, if the system is in equilibrium, मतलब इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा आपका, निकालते हैं ना। चलिए, अच्छा, दो चार्ज, कोई भी दो बॉडीज हैं जब भी रखते हैं तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र किया गया है, तो उसमें देखते हैं तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जी m1 इंटू m2 जो कि सेम है, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों चार्जेस सेम है बॉडी पे तो दोनों क्या रिपेल करेंगे, सेम ही डायरेक्शन में, अलोंग द डिस्टेंस, अपने बोले थे ना, मतलब क्या डी कैप के अलोंग होगा, अगर ये डी वेक्टर था तो ये डी कैप के अलोंग होगा, दोनों का फोर्स सेम विद द ग्रेविटेशनल फोर्स टू। तो यहां पे इसको मैं एफ ई लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको एफ ई लिख दिया, तो एफ ई का वैल्यू क्या आएगा, एफ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, के
Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का बात करें, डायरेक्शन का भी बात नहीं करें, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो अब चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकालेंगे? चार्ज बाय मास रेशियो कब निकालना है, जब बॉडी क्या सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट मूवमेंट ऑफ ईच द पार्टिकल्स इज जीरो। अभी ना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जहां रखे थे वहीं पे है, ठीक है, जहां रखे थे वहीं पे है, तो एफ नेट जीरो होगा। तो इस बॉडी पे एफ नेट क्या है, एफ नेट क्या होगा, अच्छा अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा, और जब वेक्टोरियली सॉल्व करेंगे तो दिस माइनस दिस होगा या तो दिस माइनस दिस होगा, डिपेंड करता आपकी डायरेक्शन की। लेकिन अपने वैसे नहीं करेंगे, अपने बोलेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो एफ नेट इक्वल टू जीरो, ये तो सही बात है, लेकिन इस एफ नेट इक्वल टू जीरो का ये भी मतलब है कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ये भी पढ़े थे ना कि एफ नेट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब क्या कि अगर इस पार्टिकल को देखें तो इसमें ऑल द फोर्सेस कितना है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दोनों को बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दिया, क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सिंपल। इसको कैंसिल ऑफ कीजिए, तो अपने को क्या निकालना था बेसिकली, चार्ज बाय मास रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज बाय मास रेशियो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, जी बाय के, और के क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर देखें तो क्यू बाय एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ जी बाय के, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा के को तो फिर बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप के को 1/4πε0 क्यों नहीं पुट किए, एज्यूमिंग कि ये बॉडी वैक्यूम में है, ये पार्टिकल सिस्टम पूरा वैक्यूम में है, तब फिर अपनी चार्ज बाय मास रेशियो क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, गधे वाला काम करना, जी डिवाइडेड बाय 1/4πε0, फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर अपने पास आएगा 4πε0 जी। वैसे आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, पूरा इतना तक लिखना पड़ेगा क्योंकि हर एक टर्म्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है, आ जाएगा ऐसा। अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, क्वेश्चंस कभी ना कभी तो बनने चालू हो ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ये मिटा दो, ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, बहुत है, इनको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कर लिए आपने, इन क्वेश्चंस को भी कर लिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, 4 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, 4 चार्जेस हैं, साइड कितना है, ए लेंथ का है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर चार्ज सिस्टम, ठीक है, स्क्वायर चार्ज सिस्टम, सबका चार्जेस क्यू है, ठीक है, क्यू है, क्यू क्यू क्यू, और सेम साइन है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, इसको अगर 1 2 3 4 फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज। अच्छा, अगर ये चार्ज Q3 Q2 Q1 लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। एफ नेट ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q4। ये जगह से पॉज पॉज कीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, और ये इससे आपको समझ में भी आएगा कि आप कहाँ लैग बिहाइंड करते हैं, मतलब कहाँ लैग डाउन करते हैं, पीछे कहाँ रह जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं। इसको कीजिए क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है, और मैं अभी इसको सॉल्व कर दूंगा, आप वीडियो पॉज करके कीजिएगा, बड़े ही आसानी से आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि बोल रखा है कि चार्ज Q3 के ऊपर Q2 Q1 Q4 का अपने को एफ नेट निकालना है। तो अगर एफ नेट निकालना है तो किससे निकालते हैं, आपने क्या सीखे थे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, अगर 2 या 3 से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। इसको मिटाता हूं एक सेकंड, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालने में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ये जरूरी है बहुत जानना, ठीक है, आपके दिमाग में ये चमकना ही चाहिए, माथा में चमकना चाहिए कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 1 2 और ये 3 चार्जेस के कारण अगर किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं तो उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा, बस, ठीक है। तो सबसे पहले इस चार्ज से चालू करते हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अपने क्या सीखे थे कि हर एक चार्ज इंडिविजुअली ऐड करता है वेक्टोरियली, ठीक है, हर एक इंडिविजुअली ऐड करता है वेक्टोरियली। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज Q2 ऑन Q3 का ऊपर जो फोर्स था वो Q2 के कारण कितना इस डायरेक्शन में लगेगा ना, अलोंग द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, ठीक है, तो ये दोनों सेम ही तो चार्ज है, ठीक है, ये भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और ये है Q3, ये Q3 है, ठीक है, ठीक है, ये Q3 है, ठीक है। तो Q2 के कारण जो फोर्स था F ऑफ ये F होगा ना, इसके कारण जो चार्ज लगा, लेट्स सपोज फोर्स लगा, वो लेट्स सपोज फोर्स F था, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F ऑफ 2 3, इसको 2 3 कर देते हैं, ठीक है, फोर्स इससे आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, अच्छा, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। अच्छा, Q2 के कारण लेट्स सपोज यहाँ पे F2 जो फोर्स लगा, ठीक है, और उसी तरीके से Q4 के कारण यहाँ पे F4 चार्ज फोर्स लगा, ठीक है,
लगेगा F4 इसके ऊपर भी, ठीक है, लेकिन अपने इसी बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सिंस ये दोनों फोर्सेस हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो अगर अब क्या है, अब ये दोनों तो वेक्टर है ना F, तो F तो यहाँ पे अच्छा F2 का वैल्यू क्या होगा, F2 का मॉड क्या होगा, ये Q1 ए स्क्वायर, यही होगा ना। एंड सिंस Q3 Q2 सेम है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से F4 का मॉड भी निकाल दो, कितना आ जाएगा k q2 q4 q3 बाय a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा एज सेम रहता है, a एंड ये भी a होगा ना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, अरे ये दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम निकला, बस डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका एफ नेट क्या होगा यहां, ठीक है। इन दोनों के कारण जो वेक्टर सम आएगा, इधर मैं एफ नेट नहीं लिखने वाला हूं अभी, ठीक है। सिंस ये दोनों 90 डिग्री पे है तो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, तो इसका एफ नेट कितना आता है, √2 एफ। लेट्स सपोज दोनों को अपने एफ बोल दिए, ठीक है, ये एफ था ना, इससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ जा रही है, ठीक है। सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अपने बोल दिए कि एफ को अपने के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो सेम ही है, चाहे नाम बदल दो क्या फर्क पड़ता है। तो F4 और F2 का वेक्टर सम क्या होगा, ये एफ नेट, ये होगा ना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा। अच्छा अगर मान लीजिए ये रिजल्टेंट R था, तो रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आया, और ये अपने को पता है ये 45 डिग्री पे होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों फोर्सेस क्या है, सेम ही है। सिंस F2 इक्वल टू F4 तो अपने को एंगल हमेशा tan थीटा इक्वल टू 1 ही मिलेगा, एंड tan थीटा इक्वल टू 1 मिलने का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री पे रहेगा। तो R का मॉड क्या होगा, F4 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और मैं हर समय ऐसे मॉड नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वेक्टर वेक्टर हटा के लिख दिया मॉड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा √2f, ठीक है, √2f आ जाएगा, जहां पे f का वैल्यू अपने पहले बोल चुके हैं कि q स्क्वायर बाय a स्क्वायर है। तो लेट्स सपोज कि जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो आया √2f, ठीक है। अच्छा क्या अभी हो गया सारा कहानी, नहीं, ये चार्ज हो चुका है, ये भी तो है ना, ये तो ही ना चला सारा अपना। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालेंगे तो सिंस ये एक स्क्वायर था तो इसका तो आपको प्रॉपर्टीज पता ही होना चाहिए, ये 45 डिग्री होता है, इसके कारण जो फोर्स आएगा वो इसके अलोंग ही होगा। लेट्स सपोज इसको F1 लिख दिया, ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल ही होगा ना, तो ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 90 था ना, स्क्वायर का हर एक साइड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये F1 हो गया, ये वेक्टर है ना, F1 का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये भी सेम ही आएगा, क्या आएगा, k q1 q3 अपॉन a स्क्वायर। अच्छा सिंस सबका चार्ज सेम है, सारा चार्जेस सेम है, तो अपने को ज्यादा लिखना ही नहीं है ना, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सारा चार्जेस तो q दे रखा है ना, सेम ही तो चार्ज है, बस इसको आपको समझाने के लिए अलग अलग नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गया, k q स्क्वायर जो कि बराबर है f के, जो आपने पहले ही बोल दिया कि लेट f इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया, मतलब क्या, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, ये, तो
इसके साथ जुड़ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए क्या कि इन दोनों के कारण ये रिजल्ट आया और इसके कारण ये वेक्टर आया। ठीक है, सिंस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम था तो इसको ऐसे ऐड करके लिख दिए और एफ फाइनल एफ नेट क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट टू एंड सिंस 1 एंड रूट टू क्या है कांस्टेंट्स है तो उसको बाहर ले लिया तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और f तो पता ही है तो ये क्या आ जाएगा अगर इसके f नेट का मॉड निकालेंगे क्या आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट टू। ये आपको इतना मैंने करके दिया, इतना नहीं करना है। चाहे अगर आपका बोर्ड्स एग्जाम हो तब इतना कीजिए, अगर किसी कंपटीशन में बैठे तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू है। ठीक है, और ये तो मैं कहता हूँ याद ही रख लो इसके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, ज्यादा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब भी अपने ये जो चार्ज देख रहे थे, जो भी दो चार्ज ऐसे और ये दो चार्ज ऐसे बना दिए थे कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो अपने वो तो चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखे थे। ठीक है, लेकिन अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चेंज कर दे तो अब पहले तो हम चार्जेस को ऐसे ऐसे चार्जेस के पास से देख रहे थे, लेकिन अब चार्जेस को हम दूर से देखेंगे, दूसरा एक्सिस से। अगर ये मान लो यहां से देख रहे हैं, इस ओरिजिन से देख रहे हैं, ये हमारा आंख है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस का अभी हम लोग को कोई काम नहीं है क्योंकि अपने 3D में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो अपने इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड इस डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही था और ये दो चार्जेस थे। ठीक है, और इस समय चार्जेस अलग अलग हैं। ठीक है, ये था हमारा चार्जेस Q1, ये था हमारा चार्जेस Q2। ठीक है, दो चार्ज है Q1 Q2, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। यहाँ पे मैं आंख बना रहा हूँ, लेकिन आपको आंख नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम लोग यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें पोजीशन वेक्टर का जरूर इस्तेमाल किए हैं एक ना एक बार। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस था r1 और डिस्टेंस नहीं वेक्टर ही था r1 वेक्टर, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो r2 था और जो वेक्टर था वो r2 वेक्टर था। ठीक है, अब आपका थोड़ा गेम चेंज हो रहा है, थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ रखा। अगर वेक्टर पढ़ रखा है तब तो क्या ही बोलना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अपने को इतना पता है कि अगर दो चार्ज है तो उनका ये जो लाइन है इसी के ऊपर फोर्स होने वाला है, तो अपने को इन दोनों के बीच में ये वाला वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, या तो हम लोग ये वेक्टर निकाल लेंगे और ये वेक्टर निकाल लेंगे, दोनों ही सेम है, उसमें बस फोर्सेस के डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस दोनों एक ही सेंस की मीनिंग है। ठीक है, लेट्स सपोज अपने ये वाला वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये निकाल लेंगे तो वो बस साइन चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। सो इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 टू Q2। ठीक है, या आपने इसको ऐसे लिखे R ऑफ 1 से 2। ठीक है, 1 2। ठीक है, वो क्या होगा R2 माइनस R1।
ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, r12 इक्वल टू r2 माइनस r1, मतलब पोजीशन वेक्टर। चार्ज q1 q2 था, ठीक है, तो दोनों का फोर्सेस क्या होगा, इस वेक्टर के अलोंग होगा। या तो ये वेक्टर ऐसा हो, या तो अगर ये वाला वेक्टर लेते हैं अपने, ये वाला तो ये था वेक्टर, अगर ये वाला वेक्टर लेते तब पोजीशन वेक्टर r21 होता, क्योंकि 2 से 1 की तरफ था। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, तो अपने को पोजीशन वेक्टर मिल गया। अच्छा, अगर आपको पोजीशन वेक्टर से नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दो ना। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, r1 अकॉर्डिंग टू triangle law of addition of vectors। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, r1 प्लस r2 मस्ट बी इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, इसी से अपने निकाल लेंगे r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। सिंपल, या तो ये कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है। बस बोर्ड में आप ये वाला कीजिएगा तो आसान है, मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। ये नहीं कीजिएगा तो क्या पता कौन टीचर मार्क्स दे नहीं दे, कुछ पता नहीं। तो आप सेफ साइड रहने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, अब हम लोग को ये वेक्टर तो मिल गया है ना, और अपने पहले पढ़ चुके हैं जो एफ वेक्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, अगर वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आता है, k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r का स्क्वायर ऑफ r कैप। ये है ना, ये एक सिंपल वेक्टर इक्वेशन था। ठीक है, तो इसमें अगर टॉपिक देना होगा तो क्या दे सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। और ये हमेशा किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी उठ के आ ही जाता है, और ये आपको पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता ही आता है, कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो 2 या 3 नंबर के कम नहीं आता है, 2 नंबर तो पक्का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने ऐसे लिखते थे। नाउ अगर इस केस की बात करें तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ये वाला लिए, या फिर वेक्टर ये था हमारा, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, k q1 q2 बाय r वेक्टर 1 2 होगा ना, 1 से 2 का लिए थे, r 1 से 2 क्या। अच्छा, हम लोग पहले जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर का कैप निकालना तो क्या करते हैं, a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a कर देते हैं। उसी तरीके से अगर r12 का कैप निकालना होगा तो इसका वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड करना पड़ेगा, मतलब r12 कैप क्या क्या होगा, r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, r ऑफ 12 होगा ये भी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये अगर अपने इसको प्रिसाइसली लिखें, ये हम लोग क्या लिख दिए, एफ फोर्स ऑफ। ठीक है, फोर्स ऑफ ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इन सभी नोटेशंस का पहले से ही आपको मतलब बता दिया गया। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही तो पेज पलट के देखिए क्या लिखाया था कि फोर्स 1 2 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ चार्ज q1 ऑन q2। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये वैल्यू आ गया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, लिख डालते हैं, a q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर
डिवाइड बाय मॉड ऑफ r12 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ r12 वेक्टर का होल स्क्वायर जो पहले से ही था। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा और इसको क्यूब कर देंगे। अच्छा क्या ये फाइनल आंसर था? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि r2 r12 तो ये है ना, ठीक है। तो इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे k q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 का मॉड का क्यू इनटू r2 माइनस r1। ये हो जाएगा आपका वेक्टर इक्वेशन। ये आपको याद रखना है। और उसी तरीके से अगर आप R21 निकालेंगे तो R21 क्या आएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप R21 मतलब ये वाला वेक्टर निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। और उस समय हम लोग का जो फोर्स का इक्वेशन होगा F21 का, वो क्या हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का मॉड का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r1 माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा। आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, याद रखना। बोर्ड्स में कभी डेरिवेशन भी पूछता है या डायरेक्ट इससे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से बता दो, दो वेक्टर दो चार्ज था, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किए, अगर यहां से देखे, यहां से r1 r2 दे रखा था, q1 q2 दे रखा था चार्ज, तो आपने सीधा वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर, या फिर ट्रायंगल लॉ से निकाल लिए कि r12 या r21 का वैल्यू क्या होगा। और एक बार ये वैल्यू निकल गया, अपने को पहले से ही पता था कि r कैप बाय मॉड r का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा k q1 q2 और r कैप को और एक्सपेंड कर दिए, ये वेक्टर डिवाइड बाय मॉड, तो फाइनली ये इक्वेशन इस फॉर्म में तब्दील हो गई। अच्छा, क्या आपको बोर्ड्स में ये लिखना चाहिए? नहीं, अपने को फाइनल आंसर जो बोर्ड में लिखेंगे वो k को ओपन करने के बाद ही लिखेंगे, मतलब 1/4πε0। क्वेश्चन है कि चार्ज 2 कूलम है और एक में चार्ज है 3 कूलम, ठीक है। दो चार्जेस है, एक A है और ये B है, ठीक है। और इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर RA कितना दे रखा है एंड RB कितना दे रखा है, वो मैं लिख देता हूं। दे रखा है कि I प्लस J प्लस K है, ठीक है। ठीक है, एंड RB माइनस I माइनस J प्लस K कैप प्लस 3K कैप, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो बोला है कि फाइंड द फोर्स ऑफ ऑन चार्ज A ड्यू टू B। तो बेसिकली AB बोला है ना, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू B, तो अपने को FAB बोल रहा है, निकालना है, ठीक है। तो FAB क्या होगा, और वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग को पोजीशन वेक्टर वैल्यू दे रखा है, क्या होगा, K तो ठीक है, Q1 Q2 इसका तो कोई नहीं है, बाय, अच्छा अब RAB क्या होगा। अब फिर वो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। RAB का मतलब अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में निकालेंगे तो RB माइनस RA होगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा, RAB RB माइनस RA के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये अपने को पता चल गया, तो RB माइनस RA क्या है, RB क्या है, माइनस I माइनस J प्लस 3K प्लस, अच्छा माइनस, इसको माइनस में ऐसे कर दे रहा हूं, माइनस ऑफ IJK। अब आप कैप कैप लगाते जाइएगा, कैप लगाने में मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इसको इवैल्यूएट कीजिएगा तो कितना, माइनस I
माइनस 2 आई कैप माइनस जे प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 के कैप, ठीक है। तो ये फाइनल आ गया हम लोग का आर ए बी, ठीक है। तो आर ए बी का मॉड कितना होगा जी, आर ए बी का मॉड कितना होगा, ये मॉड है ब्रैकेट नहीं है, ओके। आर ए बी का मॉड कितना होगा, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि फाइनली अपना निकल के आएगा 4 प्लस 16 जो कि होगा √20, ठीक है। ये आ जाएगा। एंड अब यूनिट इस समय हम लोग को स्पेसिफाइड नहीं है, यूनिट्स मीटर में होगा तो मीटर लिखेंगे। बाय द वे, तो नीचे में क्या आएगा, मॉड ऑफ आर ए बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर बी माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है। दोनों बात सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही बात है ना, आर ए बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। जो अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला देखे हैं, तो सिंपली क्या लिखेंगे, 1/4 का एप्सिलॉन हमेशा लिखने का जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, 9 × 10 का पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3 डिवाइडेड बाय इसका मॉड आर ए बी कितना था, अच्छा ये क्यूब होगा ना, माय बैड, ये क्यूब होगा, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन लिखे हैं, तो ये क्यूब होगा, मॉड आर ए बी का क्यूब, तो √20 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर ए बी, आर ए बी क्या आ जाएगा, आर ए बी का वैल्यू क्या था, ये था ना 4k, या फिर सबसे पहले आई लिख दो -2 आई कैप प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना एफ नेट, ये भी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सॉरी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी वैल्यू है, कैलकुलेट करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके करते रहिएगा। और जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, अच्छा ये किसके डायरेक्शन में होगा, आर ए बी के डायरेक्शन के पे होगा, ठीक है। आर ए बी कैप पे बेस्ड होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आर ए बी होगा उसी डायरेक्शन में ये भी फोर्स होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो पूरा सेम रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि सिंपल हमारा क्या घूम फिर के वापिस आ जा रहा था, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या होगा, ये और इसमें से एक कट गया है ना, जो कि फाइनली आंसर यही बच जाएगा, ठीक है। तो जो भी है ये न्यूटन्स में होता है ना आंसर, न्यूटन लगाना भूलिएगा मत, वरना आपके मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना था, आपका आंसर आ जाता। तो ये सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अभी हमारा ये भी पढ़ा हुआ टॉपिक पढ़ने को, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं उससे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। और ये आपको करके आपको क्या होगा, एक तो आइडिया लग जाएगा दो चैप्टर्स को किस तरीके से मिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जरूरी भी आपको याद रखना है। अच्छा पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आता है तो आपको ये शायद ही समझ में आए, लेकिन फिर भी आप समझने की पूरी अपनी ट्राई कीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं इसके, 4 केसेस हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ने, एक ही केस से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे
बोल रखा है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज क्यू है, ठीक है, और बीच में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और दोनों के बीच में 2d है डिस्टेंस, ठीक है, 2d डिस्टेंस है दोनों के बीच में, आपने दे दिए 2d दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में टेस्ट चार्ज को रखा गया, ठीक है, बीच में, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस d, ये भी डिस्टेंस d, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को क्या किए, इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करा है, तो ये चार्ज यहां है, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाए तो ये क्या होगा, एक एसएचएम में जाएगा, एक एसएचएम फॉलो करेगा, एक एसएचएम हो जाएगा, मतलब क्यों होगा, सब जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, एंड इसका हम लिख देते हैं, चलिए इसको बड़ा क्यू कर देते हैं, और ये हो गया छोटा क्यू, ठीक है, क्योंकि ये छोटा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, दो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखे। अब क्या होगा, जब इस चार्ज को अपने यहां लाए तो इस केस में क्या हुआ, ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये जो चार्ज है इस चार्ज को उस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, लेकिन अगर इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस देखें और इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस देखें तो इसका फोर्स डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जितना जितना पास जाते रहेंगे किसी भी चार्ज में, पहले ही बोल चुके हैं ना, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज इधर को पुश होना चालू हो जाएगा, एंड सिंस इसको कुछ फोर्स मिला है तो कुछ एक्सेलरेशन कुछ आएगा ही आएगा। एक बॉडी के ऊपर अगर किसी चार्ज पर, ठीक है, एक्स एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल छोटा डिस्टेंस है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या हुआ है, डिस्टेंस बहुत कम गया है, बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, क्या ये वो यहां के रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इसको कुछ फोर्स मिला होगा एफ नेट, इस डायरेक्शन में कुछ एफ नेट लगा होगा, क्यों, क्योंकि इसका फोर्स डोमिनेट है, इसका नहीं, क्योंकि ये चार्ज इससे d प्लस एक्स डिस्टेंस पे है, इतना बात समझ लीजिए, तो आपको नेक्स्ट में जो आने वाला है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल है। क्या बोले, ये दोनों चार्ज के बीच में इसको सैंडविच किए, ठीक है, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस आगे किए, इसमें क्या होगा, ये जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ पे इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉडी पे एफ नेट लगेगा, अगर एफ नेट है तो एक्सेलरेशन है, एंड सिंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन था, क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन था, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम था इस पोजीशन पे, एंड क्या हो गया, उस पोजीशन में आपने क्या था, इक्विलिब्रियम में भी था, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस सेम था तो एफ नेट 0 हो रहा था, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, दिखना चाहिए आपको, ये भी डिस्टेंस दी, ये भी डिस्टेंस दी है, तो क्या होता है k क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर, और इसका भी k क्यू बाय डी स्क्वायर, तो यहाँ पे नल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था 0 था इनिशियली, लेकिन जब इसको यहाँ लाए तो यहाँ अनबैलेंस हो गया फोर्स, तो ये फोर्स उधर को उसको धकेला, तो उसमें उसको फोर्स लगा नेट, अब उस फोर्स के कारण हम जानते हैं अगर कोई भी फोर्स इस नेचर में है और वो किसी भी बॉडी पर अगर लग जाता है तो एक्सेलरेशन आना, किसी भी बॉडी पे अगर लगता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है उस बॉडी में, ठीक है, यहां पे देखते हैं,
क्या होगा, फाइनली जब इसको एक्सेलरेशन कुछ मिला तो यहाँ नल पोजीशन पे आके क्या चार्ज यहाँ पे रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एंड सिंस यहाँ पे एफ नेट 0 था तो वो यहाँ जाते जाएगा जब तक कि ये इसको इधर से रिपेल ना करना शुरू कर दे। और जब ये चार्ज ऐसे इधर आएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये एक डिस्टेंस पे सेम कहानी वही होगा, फिर दोबारा आएगा तो वो चार्ज ऐसे 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 करते रहेगा इस पोजीशन के अबाउट। इतना बात आपको समझ में आया, इस पोजीशन के अबाउट वो एक्स डिस्टेंस करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम एक एसएचएम बन जाएगा, ठीक है, एक एसएचएम बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब अपने करे तो करे क्या, एसएचएम में हम अपने को सिंपली एफ नेट निकालना होता है, ठीक है, एंड उसके बाद a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x करके टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा कर देना पड़ता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये 3 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे, इसे काफी अच्छा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल अपने को जितनी जरूरत है अपने उसी को काम में लेंगे। सो इस पोजीशन में इस पॉइंट पे इसको मैं हटा रहा हूं, ये क्या डिस्टेंस हो गया, ये कितना है, ये x था, ये कितना हो जाएगा 2d माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 2d प्लस एक्स। इतना बात आपको समझ में, सॉरी d माइनस एक्स और d प्लस एक्स, इतना बात आपको समझ में आया कि अगर इस चार्ज को जब इनिशियली यहां पे लाए और यहां पे लाके जब छोड़ दिए तो इस चार्ज को उस पोजीशन में कुछ ऐसा था डिस्टेंस दोनों से, उस समय हमने कुछ एफ नेट निकालते, चलिए इसका एफडी बनाते हैं छोटा चार्ज का। तो इस डायरेक्शन में उसको कुछ फोर्स लगा होगा एंड इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है, F1 F2 ले लेते हैं, ठीक है। तो F1 का वैल्यू अगर तुम देखो K Q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और F2 का वैल्यू जो इसके कारण लग रहा है, ये 2 और ये 1 नंबर चार्ज के कारण ये डिस्टेंस था टेस्ट चार्ज और इसके बीच का, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर और F2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा K Q अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर कर लो भाई, यहां पे जब इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाके छोड़ने जा रहे थे तब इसका फोर्स का अपने एफबीडी बनाए तो एफ नेट क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा ना, क्योंकि इसको या तो अपने ऐसे लिख देते हैं F नेट अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा F1 प्लस ऑफ माइनस F2। नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो जानते ही है ना, अगर दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में कर दे तो ऐसे ही ऐड किया जा सकता है, F2 F1 इस डायरेक्शन में F2 इस डायरेक्शन में, तो इसको पलटा के माइनस F2 कर दिए तो माइनस F2 इस डायरेक्शन में होगा। ये एक्चुअल में ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे निकला, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए ये क्या आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा निकलने वाला है, ठीक है। अब यहां से एफ नेट निकालते हैं, ठीक है, एफ नेट, ये तीनों टर्म्स तो सेम है दोनों में, तो के क्यू कॉमन ले लिए 1 बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे किए। नाउ x इज वेरी 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 लेस देन d, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस से किए थे, अपने को इतना पता है एचएसएम में दे देगा आपको ये कंडीशन, ठीक है। तो अब इसको आगे खोलते हैं, ठीक है, के क्यू क्यू, अच्छा ये डिनोमिनेटर ऐसे लिख
तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर जाएगा। अच्छा अब f1 माइनस f2 क्यों किए? f2 माइनस f1 भी तो कर सकते थे ना, घूम फिरा के बात वही आ जाता, बस एक नेगेटिव साइन हो जाता हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं ना f1 f2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट लगा है, जब ये डिस्टेंस छोटा था तो फोर्स बड़ा होगा, ये डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का मतलब ही यही है कि जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जब प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब बोलते हैं तो अगर एक वैल्यू बढ़ा तो दूसरा घटेगा। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए f1 माइनस f2 कर दिए। तो अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा? d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस, अच्छा ये माइनस होगा ना, सॉरी, ठीक है ये माइनस होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dx, और नीचे क्या आएगा? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हम लोग के पास। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? k q q, ये एंड जे कैंसल ऑफ, और ये ऐड हो जाएगा 2dx, और ये एक्चुअल में 4dx हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी, ये फाइनली ये बन जाएगा ना, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ये फिर ये हो जाएगा ना, ये दो मल्टीप्लाई है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपली ये दोनों ये तो यही है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि जो एफ नेट का वैल्यू था वो ये है, लेकिन अब आ गया है टाइम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने का। सिंस x इज वेरी 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 लेस देन d, मतलब x क्या है? d से बहुत छोटा है, तो क्या हो गया? अगर मान लीजिए 1 माइनस 0.001 करेंगे तो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 1 ही बोल सकते हो, और ऊपर से तो ये स्क्वायर है ना, अगर एक छोटा वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर एक डेसिमल जो छोटा वैल्यू है, जो 0 से लेस का वैल्यू होता है डेसिमल में, अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, मतलब और नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस फाइनली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? dx, मतलब वो dx वाला पैच नहीं, x, इसको xd लिख देता हूं, तब आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। ये क्या आ जाएगा? k q q अपॉन, अच्छा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा? ये कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इतना छोटा है कि अपने फाइनली यही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर में 4xd। इतना बात समझ में आया आपको? अब एफ नेट फाइनली लिखेंगे, ये आ जाएगा अपना k q अपॉन डी क्यू 4x। ये समझ में आया? एक d और एक d नीचे कैंसिल ऑफ। ठीक है, अब आता है अपना, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया ना। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अपने क्या बोले थे? पहले एफ नेट निकालो, उसके बाद अपने क्या करेंगे? एक एक्सेलरेशन निकालो, फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स करो, फिर उसको क्या करो? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा निकालो। ये स्टेप था ना, कर दो इसको। एफ नेट क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है ना। तो इसमें सिंपल m इंटू ए करो, और मान लो मास ऑफ द बॉडी m था। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी m था। ठीक है, मान लिए मास ऑफ द बॉडी m था, तो
मास इनटू एक्सेलरेशन, टेस्ट चार्ज का मास m था, ठीक है। तो क्या होगा, एफ नेट तो निकाल लिए ना, डी क्यूब इंटू एक्स। अच्छा अब ये वाला कुछ ऐसे लग रहा है ना, अच्छा इसको अब रीअरेंज करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4k क्यू क्यू अपॉन m डी क्यू इंटू एक्स। अच्छा ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया ना हमारा, इसको और इसको कंपेयर करो, ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4k क्यू क्यू m डी क्यू, ठीक है। उसी तरीके से अब टाइम पीरियड निकालना था अपने को, टाइम पीरियड तो अपने को पता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको उल्टा दिए m डी क्यू अपॉन 4k क्यू इंटू क्यू। समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा आंसर। इसको ध्यान से समझे, मैं रिफिल कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेप निकाले, पहले एफ नेट निकाले टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसके बाद एफ नेट कैलकुलेट करते करते सबसे छोटे एक्सप्रेशन में गए, एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद एफ नेट निकाले, तो एफ नेट से अपने को एक्सेलरेशन निकालना था। एसएचएम का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व करने का यही है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा ना, तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल लिया अपने, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद आपको समझ में आया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को सॉल्व किए, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एंड ये ए, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो आपको रिलेशन दिखने को मिल रही है ना, सिंपल एसएचएम इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर देना, ठीक है, सिंपली। अच्छा अब इस स्टेट को अपने क्या बोलेंगे, कि चार्ज को ऐसे घुमाए करते ही जा रहा है, बार बार वो अपने न्यूट्रल पोजीशन की तरफ भाग रहा है, क्यों, क्योंकि देख लिया फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। अगर फोर्स वैसे एक्ट कर रहा है और वो बार बार अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है या न्यूट्रल पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, तब अपने बोलते हैं कि ये क्या है, चार्ज क्या है, तब अपने बोलेंगे therefore test charge is in stable equilibrium। अब बहुत सारे केसेस में आपको बताऊंगा, उसमें आपको गेस करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अब इसके बाद मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, और वो वर्क पाथ एनर्जी का एक टॉपिक है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इसकी चिंता भी कीजिए कि ये क्या किया अपने इतनी देर से, ठीक है। आपको बता दिया मैं, दो बार बता दिया हूँ कि कितनी बार किया है, क्या किया है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है और इसको नोट बना के लिखना है, ये जो अपने लिखे हैं टेस्ट चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ये लिख लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है तो जरूर बताइएगा हमें आपकी वीडियोस कैसी लग रही हैं। डे बाय डे वीडियोस को इम्प्रूव किया जा रहा है बड़ी मेहनत के साथ, रात रात भर जाग के आपके लिए वीडियोस प्लान की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। ओके
अच्छा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का आपको ज्ञान देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉल था, बॉल मतलब एक तो बाटी, ठीक है, तो कोई भी पॉट मान लीजिए, पॉट में अगर आप यहाँ पे किसी भी एक बॉल को रखते हैं छोटा सा, तो क्या करेगा, बॉल यहाँ आता है, यहाँ रुकता है और यहाँ वापस जाता है इतना हाइट में, सेम हाइट पे, एंड वापस बॉल ऐसे आ जाता है। तो मोशन कैसा था, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, जब तक कि वो बॉल जो है फाइनली यहाँ आके रेस्ट ना कर जाए लोएस्ट पॉइंट पे। तो ये क्या था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अपने बोलेंगे ये बॉल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लीजिए सेम पार्टी में इस चार्ज को यहाँ रख देते, यहाँ रखे हैं, ठीक है, यहाँ से छोड़े नहीं है, यहाँ रखे हैं, तब क्या होगा, ये तो यही का रह जाएगा ना, हमेशा यही रह जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा सा भी इधर को करते हैं तो वो वही सेम मोशन चालू हो जाएगा, पेंडुलम जैसे, ऐसे 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 ऐसे। ये क्यों है, क्योंकि इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू -x होता है। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन indicates that the direction is opposite। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यही बोलता है कि डायरेक्शन जो है हमेशा ऑपोजिट है फोर्स के। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग इसके इस पॉइंट पे अगर एनालाइज करें, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये आप मेरे को बताइए। जी नहीं, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स इसके हमेशा उल्टे डायरेक्शन में ही रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चाहे वो कैसा भी फोर्स क्यों ना हो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होना है तब ऐसे कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। यही अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेम केस, इस पॉट को उल्टा घुमा दीजिए और इस पॉट के इस पॉइंट पे रख दीजिए। जैसे ही आप बॉल को छोड़ेंगे, अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो बॉल को यही रखें, यहीं का यहीं बैठा रहेगा उस जिंदगी में, लेकिन हल्का सा भी उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो ऐसे नीचे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ में छोड़ेंगे तो यहाँ नीचे चल जाएगा और कभी वापिस आएगा नहीं। तो इन सबको बोलते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम ही डायरेक्शन में। देखिए बॉल इस तरफ में मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तभी वो नीचे ही नीचे जाते जा रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही डायरेक्शन है, तो क्या होगा, वो कभी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा ही नहीं, वो इस पॉइंट पे वापस आएगा ही नहीं, जो कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे बॉडी रखे तो रखा ही रह गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से इसमें आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एनर्जी का भी पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, वो बताना नहीं चाहता हूँ, फिर वो बहुत अंदर चल जाएंगे। उसी तरीके से जैसे इस चार्ज में जब देखे थे, इस चार्ज सिस्टम में देखे थे कि ये पॉजिटिव और ये छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव था, तब ये इधर एक्सिस्टेंस हल्का सा देने से क्या कर रहा था, एसएचएम कर रहा था, एज वेल एज ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन में भी था, कंडीशन में भी था। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी था। क्यों, क्योंकि जब अपने बॉडी को यहां बीचों बीच रखे, डीप डिस्टेंस अपार्ट में, तब क्या था, बॉडी तो यहीं पे रह गया ना, वही बॉल वाला देखिए, बॉल में क्या कर रहा था, बीच में रखा तो वही है, अगर ऐसे छोड़ा तो वापस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आने का कोशिश कर रहा था, सेम यही है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को इधर दिए तो ये रिपल्शन हुआ, तो वापस वो इसी पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ये मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव था,
अच्छा, इसका सेम केस क्या होगा जब सारा चार्ज नेगेटिव हो जाए? तब भी तो सेम ही वैल्यू आएगा ना। क्यों? क्योंकि जब उसको करेंगे तो फिर रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो रिपेल 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 होते रहेगा। तो सेम ही केस है, ठीक है। लेकिन मजा कब है, जब ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ये जो टेस्ट चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, याद रखना। ये टेस्ट चार्ज था, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर हल्का सा भी बॉडी को डिस्प्लेस किए तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी इधर को हल्का सा एक्स डिस्प्लेसमेंट किए, ये मान लो यहां आ गया। इस केस में क्या होगा, क्या ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा, ये आप मेरे को बताइए। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि अपने जानते हैं जैसे ही किसी टेस्ट चार्ज को एक चार्ज के और पास लेके गए तो उस चार्ज का जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, वो फोर्स होता है, वो बढ़ जाता है, वो अपने तरफ और बढ़ ज्यादा फोर्स से खींचता है। तो जब ये चार्ज यहाँ था तब क्या हो गया, इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, ये मिडिल पोजीशन था। जब इस डिस्टेंस x से लेके गए इस चार्ज को, तब क्या हुआ, तब यहाँ पे इसके कारण कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा, इसके कारण छोटा f लगा। अब छोटा f क्यों लगा, क्यों? क्योंकि भाई ये डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, ये डिस्टेंस छोटा हो गया। अब सिंस ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ते ही जा रहा है और ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है, क्योंकि इसका होल्ड इस चार्ज पे कम हो गया ना। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन यही पास पास में है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो सिंस यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है तो ये पूरा चिपका लेगा ना अपने आप को, एंड फाइनली क्या स्टेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये छोटा और ये बड़ा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फाइनली ये स्टेट हो जाएगा। इस स्टेट में क्या था, ये रिपेल कर रहा था, इसीलिए ये वापस इधर को जाता, लेकिन ये इधर को जा ही नहीं रहा है, ये इधर को ही चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और यही सेम केस है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये इधर जाएगा, ये अटैक करके अपनी तरफ ले लेगा, तो इसमें क्या आएगा, SHN भी नहीं होगा, नो SHN। इस केस में सेम केस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में, ये 3 केस। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। 2 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा, आप करके आइएगा जरूर, ठीक है। ये 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d, ठीक है। और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, जो जिसको अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस को बढ़ा दिए, ठीक है। तब जब इस चार्ज को यहां लाया गया और यहां लाके छोड़ा गया, तब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पहला क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम। एंड दूसरा सवाल, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इफ सो। अगर पहला सही है तो दूसरा निकालिए, ठीक है। ये आप मेरे को बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी लेक्चर काफी लंबा हो रहा है ये वाला, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ ही गया होगा। आप ये खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये आप करेंगे तो आप ही का भला होगा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, और कुछ देखते हैं, और भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बता के आपको छोड़ देना। अगर मान लीजिए हम लोग के पास एक बॉडी है, अच्छा ये देख लेते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन। लेट्स सपोज हम लोग के पास एक नेगेटिव बॉडी, तो हम लोग क्या किए, उस न्यूट्रल बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है, उस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए। चलिए इसको स्टैंड पे रख देते हैं। ये स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग है। अच्छा, इंसुलेटिंग का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटिंग का मतलब हो गया इसमें से चार्ज नहीं फ्लो करता है। लेकिन ये क्या है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। जब हम इसके पास लेके जाएंगे इस नेगेटिव चार्ज को, तब क्या होगा, चार्ज इंडक्शन बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, इस बॉडी के अंदर भी तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा इस डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव चार्ज को उस डायरेक्शन में रिपेल करके फेंक देगा, ठीक है। ये इंडक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं चार्जिंग में इंडक्शन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब ये जो चार्जिंग हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अब यहाँ पे अगर हम इस बॉडी को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ ग्राउंड में चल जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्या है, जीरो पोटेंशियल। एंड फाइनल जो स्फीयर है आपका, दैट इज लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को हटा लिया जाता है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। ये चार्जेस नहीं गए, सिर्फ इस पार्ट को अर्थ किया गया, ठीक है, अर्थिंग कर दिए, जिसके कारण ये सारा चार्ज अर्थ में चल जाए। अच्छा, अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसा चीज है जिसमें से जरूरत पड़ने पे चार्ज ले भी सकते हैं और जरूरत से चार्ज दे भी सकते हैं, ठीक है, चार्ज को इनफाइनाइट चार्ज दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यही अर्थिंग का मेन मतलब आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या किए, इस चार्ज को इंडक्शन से क्या किए, ये नेगेटिव क्या किया, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, उस नेगेटिव को रिपेल किया, ठीक है। अब जब इसको ग्राउंड किए पूरा बॉडी को, तब क्या हुआ, तब ये सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, एंड फिर नेगेटिव इस चार्ज को हटा दिए, तो ये सिर्फ खाली पॉजिटिव बचा। इसी को बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग का इंडक्शन। अब मैं क्या बोलने वाला, अगर मान लीजिए एक बड़ा बॉडी है, चलिए मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, पॉजिटिव चार्ज भरती है। अब ये करेंगे क्या, अगर दोनों को पास लेके आए तो क्या होगा, क्या रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, जल्दी सोच लीजिए। अगर आपका आंसर है कि रिपेल करेंगे, तब आप सही हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं, एक छोटा बॉडी है, बहुत बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तब क्या बोलेंगे, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। अगर आपका अभी भी आंसर है रिपल्शन, तो आप मुबारक के अब गलत हैं, क्योंकि अब होगा अट्रैक्शन, ठीक है, अब होगा इसमें अट्रैक्शन। अब इसको समझिए क्यों, क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जब इस बड़े चार्ज को इसके पास लेके जाएंगे तब क्या होगा, इंडक्शन भी होगा, बाहर सरफेस में इंडक्शन होगा। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है, अंदर वाला चार्ज तो उतना है ही,
लेकिन जो बाहर वाला जो इंड्यूस चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में इतना ज्यादा है कि ये अट्रैक्ट होने लग जाता है। ठीक है, अगर एक बड़ा बॉडी है तो वो अपना ही चार्ज इंड्यूस करता है। ठीक है, इक्वल चार्ज इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है। तो जब ये ऐसा हो जाए तब ये अट्रैक्ट करने लग जाता है उल्टा। तो ये इंडक्शन के कारण ये होता है, ये जो है इसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन द बिग बॉडी इंड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज that results in attraction, as the attractive force is very weak in front of the attractive force, ये इन दोनों के बीच का जो attractive force है वो इन दोनों बीच के repulsive force से ज्यादा है। मतलब F attractive greater F repulsive। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। और मैं यही बोलूंगा कि बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत है। ठीक है, बोर्ड्स में बहुत आराम से आंख बंद करके क्वेश्चन किया जा सकता है, इन कंटेंट्स को यूज करके आराम से बोर्ड्स में आप टॉप कर सकते हैं इससे। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जिससे आपका होल्ड बना रहेगा इस चैप्टर पे, या यूं कहे इस टॉपिक पे आपकी यादें ताज़ा रहेंगी एंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे टॉपिक भी बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अभी के लिए